हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज के सम्स, जिसमें 11 नंबर का सम है। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t equals to 0 second. A stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meter height from the ground. What are the velocity and acceleration of the stone at t equals to 11 second? Neglect air resistance. यहाँ पे कोई एक ट्रक के ऊपर जो आदमी खड़ा है, ट्रक के ऊपर जो आदमी खड़ा है वो एक स्टोन को ड्रॉप करता है, लेकिन कब? 10 सेकंड के बाद। मान लो यहां पे ये जो रास्ता है, यहां पे मैंने एक रास्ता ड्रॉ किया है। ये रास्ते पे मान लो यहां पे एक ट्रक, ये एक ट्रक है। ये एक ट्रक है मान लो, और ये ट्रक के ऊपर यहां पे कोई एक पर्सन खड़ा है। यहां पे 6 मीटर हाइट है इसकी जमीन से। ये यहां पे खड़ा है हाथ में स्टोन पकड़ के। तो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी ट्रक की 0 है। यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ये ट्रक रेस्ट पोजीशन से, ये ट्रक जो है वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ, और इसका एक्सेलरेशन, ये ट्रक का एक्सेलरेशन ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहां पे लिखा हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ट्रक का एक्सेलरेशन। फिर 10 सेकंड के बाद ये पर्सन ट्रक के ऊपर से अपने हाथ में जो स्टोन रखा है वो स्टोन को छोड़ देता है। तो ये जो ट्रक था यहां पे पहुंचा है मान लो, और पर्सन ने हाथ में रखा हुआ स्टोन, ये हाथ में रखा हुआ स्टोन छोड़ दिया। तो ट्रक जो स्पीड से भाग रहा है, अभी ये जो ट्रक है 10 सेकंड के बाद उसने कुछ स्पीड गेन कर ली होगी एक्सेलरेशन की वजह से। यहां पे आप देख सकते हो, ये एक्सेलरेशन की वजह से ट्रक ने कुछ स्पीड गेन कर ली होगी, और ट्रक जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो ट्रक पे जो आदमी खड़ा था उसने अपने हाथ में जो स्टोन था वो स्टोन को छोड़ दिया। तो होगा क्या बच्चों? देखो, आफ्टर 10 सेकेंड, t equals to 10 सेकेंड, t equals to 10 सेकेंड, t equals to 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे उसने ये स्टोन छोड़ दिया है, अपने हाथ में रखा हुआ स्टोन छोड़ दिया। चलो यहां पे आफ्टर 10 सेकेंड, ये ट्रक पर से ये स्टोन जब छोड़ देगा आदमी, तब ट्रक जो था उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड। ट्रक का एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 10 सेकेंड के बाद यही ट्रक जो 0 की स्पीड से स्टार्ट हुआ था, 10 सेकेंड के बाद ये ट्रक की स्पीड v इक्वल्स टू v0 प्लस at, ये इक्वेशन की हेल्प से आपको मिल जाएगी। v0 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, a मीन्स एक्सेलरेशन, t मीन्स टाइम। 10 सेकेंड के बाद ट्रक की वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये ट्रक जो अभी लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात याद रखना बच्चों, जब
ट्रक की वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद, यहां पे आपने देखा ट्रक की वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद 20 की हो चुकी है। तब ये स्टोन को आदमी ने छोड़ दिया, अपने हाथ में रखा हुआ स्टोन ये आदमी ने छोड़ दिया। तो ट्रक कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था? ट्रक जा रहा था एक्स एक्सिस में। आप देख सकते हो ट्रक ये एक्स एक्सिस पे जा रहा था। स्टोन को जैसे ही वो छोड़ देगा तो ये जो स्टोन होगा उसकी एक्स एक्सिस में ही वेलोसिटी आपको मिलेगी। ये स्टोन की आपको एक्स एक्सिस में वेलोसिटी मिलेगी Vx इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे जो ये स्टोन है उसकी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी मिलेगी 20 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद जब ये आदमी अपने हाथ में से स्टोन को छोड़ देगा तो ट्रक की वेलोसिटी 20 हुई है और ये स्टोन और आदमी कहां थे? ट्रक के ऊपर ही थे। तो स्टोन में भी ट्रक की वेलोसिटी आ गई होगी। तो ट्रक की वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद 20 हुई थी। तो जब ये ट्रक यहां पे पहुंचा और आदमी ने अपने हाथ में से स्टोन को छोड़ दिया तो ये स्टोन की वेलोसिटी जितनी ट्रक की है उतनी ही हुई होगी। तो स्टोन जैसे ही उसने आदमी ने हाथ में से छोड़ दिया तो ये स्टोन एक्स डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में 20 की स्पीड से ही इस तरह से जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ट्रक तो एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, इसका एक्सीलरेशन 2 है, तो ट्रक तो और स्पीड से आगे चला जाएगा। लेकिन स्टोन हाथ में से छोड़ दिया है तो स्टोन को आपने लास्ट में, स्टोन को जब आपने लास्ट में हाथ में से छोड़ा था तब ट्रक की वेलोसिटी 20 थी। तो स्टोन को भी कितनी मिल गई? स्टोन को भी 20 मिल गई है। तो अब स्टोन की एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी रहेगी? 20। लेकिन ट्रक तो एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, वो तो और स्पीड से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन स्टोन को लास्ट में आपने जितनी वेलोसिटी दी थी, आपने स्टोन को लास्ट में जब छोड़ा तब लास्ट में कितनी वेलोसिटी दी थी? 20 की। उतनी ही वेलोसिटी से वो एक्स एक्सिस की ओर भागेगा। लेकिन बच्चों अब होगा क्या? ग्रेविटी जो होगी वो ये स्टोन को नीचे खींचेगी। ग्रेविटी क्या करेगी? स्टोन को नीचे खींचेगी। तो यहां पे पूछा है क्वेश्चन में आफ्टर 11 सेकेंड। समझ में आ रहा है? 10 सेकेंड पे तो ये स्टोन को हाथ में से छोड़ दिया, तो आफ्टर 11 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद यहां पे स्टोन की वेलोसिटी आपको ढूंढनी है, स्टोन की रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको ढूंढनी है। अब यहां पे जैसे ही ये स्टोन को 10 सेकंड के बाद हाथ में से छोड़ा जाएगा तब ट्रक की वेलोसिटी 20 थी। जब स्टोन को छोड़ा था ट्रक की वेलोसिटी 20 थी जो स्टोन को मिल चुकी थी और वो थी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अब ग्रेविटी क्या करेगा? ये स्टोन को साथ में नीचे खींच भी रहा है। ग्रेविटी स्टोन को नीचे खींच रहा है तो आफ्टर 10 सेकंड क्या होगा? आफ्टर 10 सेकंड जैसे ही ये स्टोन को हाथ में से छोड़ दोगे मीन्स ये स्टोन को फ्री फॉल आप करोगे। आप स्टोन को फ्री फॉल करोगे तब स्टोन नीचे की डायरेक्शन में मीन्स वाई एक्सिस पे नीचे की डायरेक्शन में जैसे ही आपने स्टोन को हाथ में से छोड़ा तो नीचे की डायरेक्शन में स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। आपको मालूम है जैसे ही कोई चीज को आप हाथ में से छोड़ते हो तब स्टार्टिंग में नीचे की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो मैंने यहां पे v0 y लिखा है। मीन्स y मीन्स ये नीचे की डायरेक्शन, यहां पे नीचे की डायरेक्शन में y एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में दिया है आफ्टर 11 सेकेंड। तो 11 सेकेंड के बाद यहां पे 11 सेकेंड के बाद यहां पे आप देखोगे तो स्टोन को मैंने ट्रक में से जब छोड़ा तब 10 सेकेंड हो चुकी थी। तो 11 माइनस 10 मीन्स आफ्टर 1 सेकेंड मैंने स्टोन को हाथ में से छोड़ा, उसकी 1 सेकेंड के बाद उसकी y एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी? तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी vy इक्वल्स टू v0y प्लस gt। यहां पे मैंने at की जगह पे एक्सीलरेशन a की जगह पे मैंने लिखा है g। क्यों?
जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तब एक्सेलरेशन क्या होता है, जी जितना फ्री फॉल होता है। जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, कोई भी चीज को आप हाथ में से छोड़ दोगे तो ऑब्जेक्ट को नीचे जो एक्सेलरेशन मिलता है वो होता है जी जितना। तो मैंने यहाँ पे v0y प्लस at की जगह पे v0y प्लस gt लिखा है। तो यहाँ पे v0y मीन्स जैसे हाथ में से ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो नीचे की डायरेक्शन में स्टार्टिंग में 0 वेलोसिटी थी, तो यहाँ v0y क्या होगा, 0 होगा। फिर g क्या होगा, 9.8 होगा। और आपने हाथ में से छोड़ा उसके 1 सेकंड के बाद, क्योंकि बात की है यहाँ पे 11 सेकंड की बात की है, तो आपने हाथ में से छोड़ा 10 सेकंड पे और 11 सेकंड मीन्स 1 सेकंड के बाद यहाँ पे वेलोसिटी होगी vy मीन्स नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी vy होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे vy होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे होगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है वो हाथ में से जैसे ही छोड़ दोगे तो एक्स एक्सिस में तो 20 की स्पीड से वो जा ही रहा है, लेकिन नीचे की ओर ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर 9.8 मीटर पर सेकंड से 9.8 मीटर पर सेकंड ये स्पीड से 11 सेकंड पे आपको मिलेगा। तो आपको 11 सेकंड का सिनेरियो अगर देखना है, आपको 11 सेकंड का हाल देखना है कि 11 सेकंड पे क्या हुआ था, तो 11 सेकंड पे यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी थी 11 सेकंड पे एग्जैक्ट एक्स एक्सिस में वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड और वाई एक्सिस में नीचे की ओर वेलोसिटी थी 9.8 मीटर पर सेकंड। ये कब बात की मैंने, 8t = 11 सेकंड। जब टाइम था 11 सेकंड तब ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में तो 20 की स्पीड से जा ही रहा था, साथ में ग्रेविटी की वजह से उसकी वाई एक्सिस में स्पीड हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड। तो अब ऑब्जेक्ट को एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में ही स्पीड मिल रही है, देखो। तो ये ऑब्जेक्ट ना तो एक्स एक्सिस की ओर बढ़ेगा ना तो सिर्फ वाई एक्सिस की ओर बढ़ेगा, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन करेगा, इस तरह से जमीन पे गिरेगा, आपको मालूम है। लेकिन अभी तो मैं क्या बात कर रहा हूं, अभी तो मैं बात कर रहा हूं 11 सेकंड पे। तो 11 सेकंड पे क्या होगा, 11 सेकंड पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो आपको फाइनल वेलोसिटी जो v मिलेगी, वो फाइनल वेलोसिटी vx और vy ये दोनों ही कंपोनेंट से मिलेगी। तो फाइनल वेलोसिटी जो मिलेगी ऑब्जेक्ट की 8t = 11 सेकेंड, आपको जो फाइनल वेलोसिटी मिलेगी वो होगी vx और vy का यहां पे स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट निकाला है, उसका रिजल्ट ये 11 सेकेंड पे स्टोन की फाइनल वेलोसिटी होगी। अब इसकी वैल्यू यहां पे ढूंढोगे आप 11 सेकेंड पे, तो ये vx जो है वो तो 20 है, 20 का स्क्वायर और ये है 9.8 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे तो यहां पे आपको आंसर मिलेगा v = 22.4 मीटर पर सेकेंड। 22.4 मीटर पर सेकेंड आपको आंसर यहां पे मिला, 22.4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कब, 11 सेकेंड। जब 11 सेकेंड कंप्लीट हुई तब ऑब्जेक्ट ये डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी जो स्पीड है वो है 22.4 मीटर पर सेकेंड।
तो ये ऑब्जेक्ट ना तो सिर्फ एक्स एक्सिस में जाएगा ना तो सिर्फ वाई एक्सिस में जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 11 सेकंड पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये उसका पाथ है, उस पे 11 सेकंड पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। जैसे ही मैंने पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो मुझे ये जगह पे 11 सेकंड पे जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसकी डायरेक्शन मिली, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट अभी ये डायरेक्शन में जा रहा है, ना तो वो एक्स एक्सिस में जा रहा है ना तो वाई एक्सिस में जा रहा है, वो यहां पे जा रहा है। तो अब जब 11 सेकंड हो चुकी थी तब उसकी स्पीड 22.4 मीटर पर सेकंड मिली। ये तो हमें मिल गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी ढूंढनी है। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहां पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर आपको इसकी डायरेक्शन चाहिए तो आप क्या करोगे, डायरेक्शन चाहिए तो यहां पे आप लोगे थीटा, ये थीटा लोगे। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहां पे ये थीटा हुआ, ये है एक्स कंपोनेंट, और आपको मालूम है बच्चों ये है वाई कंपोनेंट। तो ये एक्स कंपोनेंट 20 का था, वाई कंपोनेंट मीन्स ये वाला वाई कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट जो है वो है 9.8 का, ये वाई कंपोनेंट 9.8 का है, एक्स कंपोनेंट 20 का है। तो आपको अगर थीटा चाहिए तो बहुत ही ईजी है बच्चों, आप क्या करोगे, अगर थीटा चाहिए तो tan थीटा इक्वल्स टू थीटा की अपोजिट साइड क्या है, थीटा की अपोजिट साइड आपको Vy मिलेगी। यहां पे थीटा की अपोजिट साइड ये Vy, जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड होगी। तो थीटा की अपोजिट साइड यहां पे Vy डिवाइड बाय आप लिखोगे Vx। समझ में आ रहा है बच्चों। अब Vy क्या था बच्चों, Vy था 9.8 और Vx था 20। तो आपको थीटा रखना है लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स 0.4900 ये मिलेगा आपको। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.4900 आपको ये मिलेगा, देख लो। अब ये नेचुरल टेंजेंट की हेल्प से आप थीटा की वैल्यू ढूंढ सकते हो। तो यहां पे आपको थीटा मिल जाएगा नेचुरल टेंजेंट की हेल्प से 26 डिग्री 6 मिनट, 26 डिग्री 6 मिनट यहां पे आपको थीटा मिल गया। देखो बच्चों समझ में आ रहा है। तो यहां पे आपके दो आंसर क्लियर हुए। एक तो आफ्टर 11 सेकेंड स्टोन की स्पीड क्या होगी, आफ्टर 11 सेकेंड स्टोन की स्पीड होगी 22.4 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर 11 सेकेंड उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा बनेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा बनेगा 26 डिग्री 6 मिनट, 26 डिग्री 6 मिनट इतना थीटा बनेगा आफ्टर 11 सेकेंड। ये जो भी हमने बात की है वो है आफ्टर 11 सेकेंड। तो आफ्टर 11 सेकेंड स्टोन नीचे गिर रहा है जिसकी स्पीड होगी 22.4 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल के साथ, वो थीटा बनाएगा 26 डिग्री 6 मिनट। तो यहां पे आपको वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन तो मिल गई। अब उसने पूछा है आफ्टर 11 सेकेंड एक्सेलरेशन क्या होगा, आफ्टर 11 सेकेंड एक्सेलरेशन क्या होगा ये भी पूछा है। देखो आफ्टर 11 सेकेंड एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बहुत ही इजी है बच्चों। आफ्टर 11 सेकेंड मीन्स यहां पे 11 सेकेंड पे 11 सेकेंड एक्सेलरेशन जी जितना ही होगा। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट कहां पे गिर रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है, ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे की ओर, और नीचे की ओर जब ऑब्जेक्ट गिर रहा है तब नीचे की साइड जब भी फ्री फॉल हुआ है तब एक्सेलरेशन ऑलवेज जी जितना ही होता है मीन्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे पूछा है आपको 11 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा स्टोन का, तो 11 सेकंड पे एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये स्टोन कहां पे गिर रहा है, ये स्टोन नीचे की ओर गिर रहा है
और जब भी ऑब्जेक्ट को आप हाथ में से छोड़ते हो मीन्स फ्री फॉल करते हो, जब भी आप ऑब्जेक्ट को हाथ में से छोड़ देते हो, फ्री फॉल करते हो, तब उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है नीचे की डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? तो उसका एक्सेलरेशन भी पूछा है आफ्टर 11 सेकंड, और वेलोसिटी तो हमें मिल ही गई, 11 सेकंड के बाद वेलोसिटी मिल गई, उसकी डायरेक्शन मिल गई, और यहां पे आपको एक्सेलरेशन भी मिल गया। यही क्वेश्चन बच्चों आप टाइम जो 11 सेकंड है उसकी जगह पे 12 सेकंड लेके पूरा कैलकुलेट करो। यहां पे 12 सेकंड ले लो और पूरा कैलकुलेट करके आप यहां पे ट्राई करो, तो होगा क्या? आफ्टर 12 सेकंड, जी देखो स्टोन हाथ में से छोड़ा है 10 सेकंड के बाद, तो ये तो वैसा ही रहेगा। 10 सेकंड के बाद हाथ में से छोड़ दिया तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी वो तो 20 की 20 रहेगी, लेकिन यहां पे क्या होगा? 12 सेकंड पे मींस 10 के बाद 2 सेकंड ऊपर से, तो यहां पे आ जाएगा 2 सेकंड, 2 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि 12 - 10 मीन्स 2 सेकंड। जब हाथ में से ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो 2 सेकंड के बाद वाई एक्सिस की नीचे की वेलोसिटी, वाई एक्सिस की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बच्चों। ये वाई एक्सिस की वेलोसिटी 9.8 इंटू 2 आ जाएगा, तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। एक्स एक्सिस की तो वही रहेगी, तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी 20 की 20 रहेगी, वाई एक्सिस की चेंज हो जाएगी। तो आफ्टर 12 सेकेंड यहाँ पे वी एक्स स्क्वायर जो 20 का स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे होगा वी वाई स्क्वायर जो आपको यहाँ पे मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये आपको यहाँ पे मिलेगा 19.6 अप्रोक्सीमेट, ऐसा कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे उसका स्क्वायर करना है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 12 सेकंड के बाद मिलेगा, 12 सेकंड के बाद आंसर मिलेगा, और थीटा भी जो मिलेगा वो 12 सेकंड पे मिलेगा। समझ में आ रहा है? 12 सेकंड के बाद जो थीटा होगा वो थीटा मिलेगा। लेकिन आफ्टर 12 सेकंड भी 12 हो, 13 हो, 14 हो, कोई कुछ भी हो, जब तक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तब तक कोई भी सेकंड ले लो, एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को जब भी फ्री फॉल किया हो तो नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 9.8 ही रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये आंसर चेंज नहीं होगा, ये दोनों आंसर चेंज हो गए। ओके, तो ट्राई करो बच्चों, 12 सेकंड पे भी ट्राई करो, 13 सेकंड पे भी ट्राई करो, आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। चलो ये सम कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट सम था 4 मार्क के लिए। बच्चों अब यहां पे एक्सरसाइज का 15 नंबर का सम जो है, 2 bodies of masses 10 kilogram and 20 kilogram respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the end of a light string. A horizontal force F equals to 600 Newton is applied to A and B along the direction of string. What is the tension in the string in each case? तो देखो यहां पे उसने बताया हुआ है कि कोई एक सरफेस पे 2 ऑब्जेक्ट है। यहां पे ये ऑब्जेक्ट M1, यहां पे रखा है एक ऑब्जेक्ट M2, ये है मान लो A ऑब्जेक्ट, ये है B ऑब्जेक्ट। ये दोनों को डोरी से बांध के रखा है, दोनों को डोरी से बांध के रखा है। और अब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है हमें, तो हमें यहां पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है वो है 600 न्यूटन। तो पहले हम यहां पे अप्लाई करते हैं, मान लो एक्सटर्नल फोर्स यहां पे अप्लाई करते हैं। मैं ए ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूं इस तरह से, तो यहां पे आपको ढूंढना होगा ये जो डोरी है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डोरी बंधी है जिसमें टेंशन फोर्स लगा होगा T, मान लो डोरी पे टेंशन फोर्स लगा होगा T, तो आपको ढूंढना है ये टेंशन फोर्स, आपको ढूंढना है ये टेंशन फोर्स। फिर यहां पे पूछा है, मान लो यही सिस्टम है, यहां पे ये है ऑब्जेक्ट A, ये ऑब्जेक्ट A जिसका मास है M1, यहां पे है ऑब्जेक्ट B
ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे B जिसका मास है m2। आपने देखा होगा इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। दोनों को मैंने डोरी से बांध के रखा है। अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया राइट हैंड साइड। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया राइट हैंड साइड, बी पे अप्लाई किया। तो ये जो बीच में डोरी है, जो बीच में डोरी है उस पे कितना टेंशन लगा होगा, T डैश, उस पे कितना टेंशन लगा होगा। अब दोनों ही केस में आपको ढूंढना है टेंशन। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स 600 न्यूटन, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है बच्चों, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स है 600 न्यूटन। देख लो आप, एक्सटर्नल फोर्स है 600 न्यूटन। ये आप अप्लाई करोगे तो ए के ऊपर अप्लाई किया तो डोरी पे क्या टेंशन रहेगा, बी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 600 न्यूटन अप्लाई किया तो डोरी के ऊपर क्या टेंशन रहेगा, वो आपको ढूंढना है। यहां पे ए का मास 10 किलोग्राम है, m1 है 10 किलोग्राम और m2 है 20 किलोग्राम। यहां पे है ये m1 10 किलोग्राम और ये है 20 किलोग्राम। और दूसरी एक चीज याद रखना, यहां पे स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस का मीनिंग क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। यहां पे स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस का मीनिंग होता है फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। तो कहीं भी हम फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर नहीं करने वाले, हम कहीं भी फ्रिक्शन फोर्स को गिनेंगे ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये m1 मास वाला ऑब्जेक्ट मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम, इसका m1 मास वाले ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ड्रॉ किया। अब बताओ मुझे, यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1, उस पे ये साइड लगा एक्सटर्नल फोर्स 600 न्यूटन का, और ये साइड लगा डोरी का टेंशन फोर्स T। तो ये पूरी सिस्टम जा रही है अभी लेफ्ट हैंड साइड। ये पूरी सिस्टम अभी जा रही है लेफ्ट हैंड साइड। क्यों जा रही है, क्योंकि ये बाहर का एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होगा तभी तो जाएगी। तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मीनिंग ये ऑब्जेक्ट पे लगने वाला 600 न्यूटन ज्यादा होगा, टेंशन T कम होगा। तो ज्यादा फोर्स में से कम फोर्स मैंने माइनस कर दिया और आपको मिला ma। क्या मिला, ज्यादा फोर्स 600 न्यूटन में से मैंने T कम फोर्स को माइनस कर दिया तो आपको मिला ma। तो आपको यहां पे फॉर्मूला मिला, एक्सटर्नल फोर्स माइनस टेंशन फोर्स इक्वल्स टू ma। ये ज्यादा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, ये टेंशन कम फोर्स होगा, तो ज्यादा फोर्स में से मैंने कम फोर्स माइनस कर दिया। ये ऑब्जेक्ट जा रहा है अब लेफ्ट हैंड साइड, तो फोर्स माइनस फोर्स इक्वल्स टू ma। अब यहां पे एक्सटर्नल फोर्स तो 600 न्यूटन आपके पास है, m1 मास B, m1 मास कितना है 10 किलोग्राम, वो भी आपके पास है। m1 है 10 किलोग्राम, वो भी आपके पास है। बात रहेगी एक्सीलरेशन की। तो बच्चों एक चीज याद रखना, एक्सीलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो यहां पे नेट फोर्स क्या लगाया है, नेट फोर्स लगाया है 600 न्यूटन, यहां पे आपको दिख रहा है, और दोनों का टोटल मास यहां पे वो 10 प्लस 20 मीन्स है यहां पे 30। तो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सीलरेशन आपको मिलेगा। देख लो, आपको एक्सीलरेशन मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे मैं सभी की वैल्यू पुटअप कर देता हूं, T इक्वल्स टू F माइनस M1A। F है बच्चों यहां पे 600, M1 है यहां पे 10 और ये है 20। तो यहां पे 600 में से 200 माइनस होगा तो आपको टेंशन T फोर्स मिलेगा 400 न्यूटन। टेंशन T फोर्स आपको मिलेगा 400 न्यूटन। याद रखना बच्चों, डोरी पे कौन सा टेंशन, कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा, डोरी पे टेंशन प्रोड्यूस होगा 400 न्यूटन।
अब बात यहां होगी, ये जगह पे बात होगी। मैं M2 ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। M2 ऑब्जेक्ट, तो आप देख सकते हो ये है M2 ऑब्जेक्ट, जिस पे यहां पे लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स F और यहां पे डोरी का टेंशन फोर्स लग रहा है T डैश। लेकिन यहां पे क्या होगा, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये डायरेक्शन में मोशन करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट पे, M2 ऑब्जेक्ट पे ये F ज्यादा होगा और डोरी का टेंशन T डैश कम होगा, तभी तो ये M2 राइट हैंड साइड जाएगा। तो ज्यादा फोर्स कौन सा होगा, F, कम फोर्स कौन सा होगा, T डैश। तो मैं F में से T डैश माइनस करूंगा, तो फोर्स माइनस फोर्स इक्वल्स टू Ma, आपको मिलेगा Ma। तो यहां पे आपको T डैश ढूंढना है, तो T डैश ढूंढना है तो आपको यहां पे F माइनस M2A मिलेगा। तो यहां पे जो F होगा वो तो 600 है, M2 जो है वो है 20 और एक्सीलरेशन यहां पे जो मिल रहा है दोनों का वो भी है 20। तो यहां पे आप देख सकते हो 600 माइनस 400 आपको मिलेगा यहां पे 200 न्यूटन टेंशन फोर्स। कितना मिलेगा, 200 न्यूटन टेंशन फोर्स। तो आप सोचोगे कि जब ऑब्जेक्ट को हम यहां से खींचते हैं तो डोरी पे ज्यादा टेंशन क्यों लगता है, क्योंकि पीछे भारी ऑब्जेक्ट है। देखो बच्चों, ये डोरी को अब पीछे वाला भारी ऑब्जेक्ट 20 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट खींचना है, इसलिए डोरी पे ज्यादा टेंशन लगता है। यहां पे क्या हुआ बच्चों, ये डोरी पे पीछे हल्का ऑब्जेक्ट है 10 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट, तो ये डोरी को ये हल्का ऑब्जेक्ट खींचना है, इसलिए डोरी पे कम टेंशन लगा 200 न्यूटन। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये सम यहाँ पे कंप्लीट हुआ और ये एक्सीलरेशन दोनों में अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स यहाँ भी 600 न्यूटन, यहाँ भी 600 न्यूटन है और दोनों का मास यहाँ भी 30 किलोग्राम, यहाँ भी 30 किलोग्राम है। तो ऑब्जेक्ट को यहां से खींचो या तो यहां से खींचो, ऑब्जेक्ट में दोनों ऑब्जेक्ट में यहाँ भी 20 का एक्सीलरेशन होगा और यहाँ भी 20 का ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सीलरेशन दोनों में 20 ही हम लेंगे, लेकिन डोरी का टेंशन फोर्स चेंज हो जाएगा दोनों ही केस में। ओके, चलो ये सम कंप्लीट हुआ। चलो बच्चों, यहां पे 16 नंबर का सम एक्सरसाइज का, 2 masses 8 kilogram and 12 kilogram are connected at the two ends of a light inextendable string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. तो यहां पे एक पुली ड्रॉ करूंगा मैं। ये छत के साथ यहां पे एक पुली मैंने ड्रॉ की है। देखो ये गोल घूमेगी, एक व्हील है, पुली मीन्स एक गोल घूम सके इजीली, ऐसा एक व्हील। ये है पुली, आप देख सकते हो, ये है पुली। और फिर मैंने डोरी यहां पे, ये जो पुली है उसके ऊपर एक डोरी मैंने यहां पे लगा दी। इस तरह से मैंने डोरी लगा दी है। ये है डोरी और दूसरी साइड यहां पे इस तरह से मैंने एक डोरी रखी है। देख लो बच्चों आप, ये जो डोरी है इसके दोनों साइड, एक साइड 8 किलोग्राम, दूसरी साइड 12 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रख दिया है। यहां पे मान लो 8 किलोग्राम, यहां पे है 8 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट और यहां पे है 12 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट। दोनों साइड मैंने अलग अलग इस तरह से ऑब्जेक्ट रख दिए हैं। देख लो आप, समझ में आ रहा है बच्चों। यहां पे है M1 मास जो है वो है 8 किलोग्राम
और M2 मास जो है ये है M2 मास, वो है 12 किलोग्राम। तो मैंने M1 और M2 इस तरह से 8 और 12 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट मैंने डोरी पे हैंग कर दिए इस तरह से। अब होगा क्या बच्चों, यहां पे देखो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया, तो सिंपल सी बात, ये भारी ऑब्जेक्ट जो होगा वो नीचे आएगा, ये हल्का ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। तो यहां पे मोशन तो आपको समझ में आ गई कि ये भारी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, हल्का ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। तो ये जितने एक्सिलरेशन से नीचे आएगा उतने ही एक्सिलरेशन से ये ऊपर जाएगा। सिंपल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट जितने एक्सिलरेशन से नीचे आएगा उतने ही एक्सिलरेशन से ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। हमें ढूंढना है यहां पे इसका नीचे आने का या तो इसका ऊपर जाने का एक्सिलरेशन। हमें यहां पे ढूंढना है एक्सिलरेशन। ये जो मोशन हो रही है तो यहां पे हमें ढूंढना है एक्सिलरेशन। समझ में आ रहा है, यहां पे एक्सिलरेशन ढूंढना है। और दूसरा ढूंढना है डोरी पे टेंशन फोर्स। डोरी पे टेंशन फोर्स भी हमें ढूंढना है। तो पहले तो हम यहां पे एक बात समझ ले, ये M1 ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे लगाएगा M1G, इसका वेट फोर्स नीचे लगाएगा और डोरी उसको ऊपर खींचेगी T टेंशन से। यहां पे M2 ऑब्जेक्ट नीचे लगाएगा उसका वेट फोर्स M2G, डोरी उसको ऊपर खींचेगी T टेंशन से। तो यहां पे M1 पे 2 फोर्स लगेंगे, M2 पे भी 2 फोर्स लगेंगे। अब होगा क्या, यहां पे M1 मोशन करेगा ऊपर की ओर A एक्सिलरेशन से, M2 ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा A एक्सिलरेशन से। क्योंकि हल्का ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, यहां पे भारी ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा दोनों के लिए। देखो यहां पे है M1 ऑब्जेक्ट की बात, M1 ऑब्जेक्ट की बात। नीचे कौन सा फोर्स लगा, M1G। ऊपर कौन सा फोर्स लगा, डोरी का टेंशन T। तो ये ऑब्जेक्ट जा कहां पे रहा है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की ओर, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की ओर। इसका मीनिंग ये ऑब्जेक्ट पे टेंशन फोर्स T ज्यादा होगा, टेंशन फोर्स T ज्यादा होगा और M1G वेट फोर्स कम होगा। जो ज्यादा होगा वो डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट जाएगा। तो ज्यादा फोर्स में से कम फोर्स माइनस कर दिया, तो फोर्स माइनस फोर्स क्या लिखते हैं हम, A में लिखते हैं। और यहां पे M1 है तो M1A लिखूंगा मैं। समझ में आ रहा है बच्चों। उसी तरह से यहां पे ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करूंगा। ये दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है बच्चों, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है M2। ये M2 पे कौन कौन से फोर्स लगे हैं, नीचे लगा है M2G, ऊपर लगा है टेंशन T। लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो नीचे जा रहा है, तो इसका मीनिंग इस पे M2G जो लगा है वो ज्यादा होगा, डोरी का टेंशन कम होगा। तो यहां पे ज्यादा फोर्स M2G माइनस डोरी का कम फोर्स टेंशन T। तो फोर्स माइनस फोर्स आपको मिलेगा A में। समझ में आ रहा है, फोर्स माइनस फोर्स आप लिखोगे A में। अब हम एक काम करेंगे, यहां पे टेंशन का T का इक्वेशन, टेंशन T का इक्वेशन क्या बनेगा, M1A और ये माइनस M1G यहां पे ले लूंगा तो प्लस M1G। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये टेंशन का इक्वेशन बना, देखो टेंशन का इक्वेशन बना M1A प्लस M1G, टेंशन का इक्वेशन बना है यहां पे। उसी तरह से यहां भी आप टेंशन का एक इक्वेशन बना दो, टेंशन T इक्वल्स टू M2G माइनस M2A। ये टेंशन T को लेफ्ट हैंड साइड रख दिया, दोनों ही साइड। देखो यहां टेंशन और यहां पे टेंशन, दोनों ही इक्वेशन देख लो आप। दोनों ही इक्वेशन किसके है, टेंशन के इक्वेशन है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूंगा, इक्वेशन 1, और इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन 2।
समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। देख लो बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को आप इक्वल कर दो। m1a प्लस m1g इक्वल्स टू m2g माइनस m2a। दोनों को ही आप इक्वेट कर दोगे, ये दोनों को ही आप इक्वेट कर दोगे तो आपको एक्सीलरेशन का इक्वेशन, फिर आपको एक्सीलरेशन का इक्वेशन मिल जाएगा। वो इक्वेशन आपको मिलेगा, एक्सीलरेशन का इक्वेशन, यहां पे ये और ये दोनों को आप आमने सामने इक्वल कर दोगे और ए को लेफ्ट हैंड साइड रखोगे। ए को, ए क्या है? एक्सीलरेशन है। ए को आप लेफ्ट हैंड साइड रखोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा यहां पे m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ये दोनों को ही आप इक्वेट करोगे और एक्सीलरेशन को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, ये इक्वेशन मिलेगा। इसके अंदर क्या करना है बच्चों? वैल्यू पुटअप करनी है और कुछ नहीं है। m2 कितना है? m2 यहां पे है 12 किलोग्राम। m1 कितना है? m1 है 8 किलोग्राम। तो यहां पे 12 माइनस 8 डिवाइड बाय 8 प्लस 12 इंटू जी। जी की वैल्यू यहां पे, जी की वैल्यू आप क्या लोगे? जी की वैल्यू यहां पे आप 9.8 लोगे। जी की वैल्यू 9.8 लोगे आप। अगर 10 बोला है, यहां पे क्वेश्चन के अंदर 10 लेने के लिए बोला है, तभी आप 10 लोगे, वरना आप जी की वैल्यू 9.8 लोगे। तो इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों और आपको एक्सीलरेशन क्या मिल रहा है? देखो, एक्सीलरेशन की वैल्यू यहां पे 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगी। यहां पे 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे जी कितना लिया है? यहां पे हमने जी की वैल्यू ली है, यहां पे मैं लिख रहा हूं स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने ली है, स्मॉल जी की वैल्यू। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो इसकी वैल्यू है वही हमने ली है। तो एक्सेलरेशन मिल गया आपको 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या पूछा है? दूसरा पूछा है डोरी पे टेंशन T फाइंड आउट करो। तो वो बहुत ही इजी है। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू या तो आप ये इक्वेशन में रखो या तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे रख दो। कहीं भी आप रखोगे आपको डोरी पे टेंशन T मिल जाएगा। चलो ये आप एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो देखो बच्चों, यहां पे इक्वेशन 1 में एक्सेलरेशन A की जो वैल्यू मिली थी, एक्सेलरेशन A की वैल्यू वो इक्वेशन 1 में हमने रख दी। तो आपको टेंशन T की वैल्यू मिलेगी यहां पे सिंप्लीफिकेशन करने पे 94.08 न्यूटन। डोरी पे इतना टेंशन होगा, डोरी पे इतना टेंशन होगा। तो यहां पे ये भारी ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, हल्का ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। तो इसको ऊपर जाने का और नीचे जाने का जो एक्सेलरेशन है, इसको नीचे जाने का एक्सेलरेशन 1.96, उतने ही एक्सेलरेशन से हल्का ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। तो एक्सेलरेशन पूछा था वो हमको मिल गया 1.96 और डोरी पे टेंशन फोर्स पूछा था वो भी हमें मिल गया 94.08 न्यूटन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे दो चीज हमको पूछी थी, एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स T, दोनों ही हमको यहां पे मिल गए। चलो अब नेक्स्ट सम। चलो इसके बाद नंबर 18, 2 बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.05 किलोग्राम moving in opposite directions with speed 6 meter per second collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to the other? मीन्स यहां पे बोला है दो बिलियर्ड बॉल एक दूसरे के पास
6 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं। ये एक बिलियर्ड बॉल, ये दूसरा, सेम मास वाले दोनों बिलियर्ड बॉल एक दूसरे के पास आ रहे हैं और कोलाइड होंगे, एक दूसरे से कोलाइड होंगे। कोलाइड होने के बाद, एक दूसरे के साथ टकराने के बाद, दोनों बॉल वापिस चले जाएंगे सेम स्पीड से वापस चले जाएंगे। इसका मीनिंग क्या है? दोनों 6 की स्पीड से आए थे और एक दूसरे के साथ टकराए और 6 की स्पीड से ही वापस चले गए। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे इसका मास है यहां पे m1 जो है 0.05 किलोग्राम, और ये जा रहा है v1 वेलोसिटी के साथ जो है 6 मीटर पर सेकंड। सेम ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 जितना ही है 0.05 किलोग्राम, और ये ऑब्जेक्ट जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड जिसकी स्पीड है उतनी ही 6 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है बच्चों? लेकिन ये राइट हैंड साइड जा रहा है जिसको मैं वेलोसिटी में लिखूं तो ये +6 होगा, और ये जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड जिसको मैं नेगेटिव डायरेक्शन में यहां पे -6 लिख सकता हूं। तो यहां पे दोनों बिलियर्ड बॉल आमने सामने आ रहे हैं। आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद यहां पे क्या होगा? ये जो m1 है मास तो वो ही रहेगा, लेकिन यहां इसकी जो वेलोसिटी है v1 डैश, वो ये साइड नेगेटिव साइड हो जाएगी, लेकिन 6 ही रहेगी। बॉल जाएगा, पहले आ रहा था राइट हैंड साइड, अब कोलाइड होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड भागने लगेगा वही स्पीड के साथ, लेकिन मैं माइनस लिखूंगा। यहां पे क्या होगा? m2 ऑब्जेक्ट जो है 0.05 किलोग्राम का, ये ऑब्जेक्ट कोलाइड होने के बाद जाएगा राइट हैंड साइड, तो इसकी वेलोसिटी v2 डैश वो राइट हैंड साइड हो गई, तो मैं यहां पे +6 मीटर पर सेकंड लिखूंगा। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या? दोनों ही कोलाइड हुए, एक दूसरे के साथ टकराए। तो यहां पे एक दूसरे के साथ टकराए, तो आपको ढूंढना है यहां पे इंपल्स। आपको क्या ढूंढना है बच्चों? यहां पे आपको ढूंढना है इंपल्स। इंपल्स ढूंढना है I। इंपल्स का फॉर्मूला आपको मालूम था, चेंज इन मोमेंटम या तो फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, ये इंपल्स का फॉर्मूला था। तो यहां पे हम अप्लाई करेंगे इंपल्स का फॉर्मूला, इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स I इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज क्या होगा? P2 माइनस P1, ये होगा मोमेंटम में चेंज। तो अब हम कोई एक बॉल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या है बच्चों? दोनों का मास सेम है, दोनों की यहां पे स्पीड भी सेम है, तो मैं कोई एक बॉल के बारे में यहां पे बात करूंगा। चलो देखो, तो यहां पे कोई एक बॉल के बारे में बात करूंगा। यहां पे मान लो मैं सेकंड बॉल के बारे में बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड बॉल, ये फर्स्ट, ये सेकंड बॉल। तो चलो यहां पे ये जो सेकंड बॉल है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो सेकंड बॉल में मोमेंटम, सेकंड बॉल में यहां पे जो मोमेंटम होगा जिसको मैं बोल रहा हूं P1, वो क्या होगा? मास इनटू इसकी वेलोसिटी, ये होगा सेकंड बॉल का मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। आप देखोगे यहां पे अगर वेक्टर साइन करोगे तो P के ऊपर वेक्टर होगा और वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर साइन आएगी। तो यहां पे आप देखोगे मास तो इसका क्या है 0.05, और यहां पे इसकी वेलोसिटी है -6। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको जो मोमेंटम मिलेगा वो होगा -0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहां पे समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे मास हुआ 0.05 और इसकी वेलोसिटी थी -6।
तो आपको इसका मोमेंटम, सेकंड बॉल का मोमेंटम मिला P1 कितना मिला, -0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे आप देखोगे तो यहां पे कोलाइड होने के बाद, एक दूसरे के साथ टकराने के बाद, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो आप यहां पे देखोगे m2 तो 0.05 ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी जो है वो हो गई +6, तो यहां पे आपको मिलेगा 0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है बच्चों, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यहां पे। तो यहां पे ये है इनिशियल मोमेंटम, ये है फाइनल मोमेंटम। जब आप इसके अंदर वैल्यूज रख दोगे तो ये P2 जो है वो है 0.3 और आपको जो P1 मिला वो मिला -0.3। तो यहां पे आप सिंप्लीफाई करोगे, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आपको आंसर मिलेगा यहां पे 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे ये सेकेंड बॉल पे, दूसरे बॉल पे कितना इंपल्स मिला, 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दूसरे बॉल पे आपको इंपल्स मिला 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उतना ही इंपल्स पहले बॉल पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले बॉल का मास दूसरे बॉल जितना ही है और पहले बॉल की वेलोसिटी भी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी 6, इसका भी 6, तो पहले बॉल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है। तो दोनों बॉल पे इतने इतने इंपल्स मिलेंगे, 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आपको ढूंढना था इंपल्स, जो आपको यहां पे मिल गया, आपको यहां पे मिल गया। दोनों बॉल पे सेम इंपल्स मिलेगा, दोनों बॉल पे सेम इंपल्स मिलेगा। और इंपल्स का फॉर्मूला I = चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज, वो इंपल्स का फॉर्मूला है। तो यहां पे मैंने दूसरा बॉल लेके ये कैलकुलेट किया, पहला बॉल लेके भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इंपल्स तो इस तरह से 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ही मिलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो ये सम भी यहां पे कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट सम, यह है सम नंबर 20। अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड which is equals to 54 km per hour. What is the impulse imparted to the ball? And your mass of the ball is 0.15 kilogram. यहां पे कोई एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है, बॉल आ रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बैट से मारने के बाद बॉल उतनी ही स्पीड से वापस जाता है। लेकिन यहां पे एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। बॉल जो आया वो जब वापस गया तब यहां पे 45 डिग्री जितना एंगल बना, ये लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, यहां पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे इस तरह से मान लो कोई एक बेट में ड्रॉ कर रहा हूं, ये कोई एक बेट, ध्यान रखना बच्चों। ये मैंने एक बेट ड्रॉ किया है। ये बेट। अब यहां पे क्या बोला उसने कि बॉल जो आया, बॉल आया ये डायरेक्शन में, बॉल जो है वो ये डायरेक्शन में आया। ये जो बॉल है वो इस तरह से ये डायरेक्शन में आया यहां पे, और बेट के साथ वो कोलाइड हुआ और वो गया इस तरह से, इस तरह से गया। देखो बच्चों, तो ये बॉल इस तरह से गया, आया इस तरह से, कोलाइड होने के बाद इस तरफ ये गया।
और ये आने और जाने के बीच में 45 डिग्री का एंगल बना है। यहाँ पे जो बीच में एंगल बनेगा वो है 45 डिग्री का। समझ में आ रहा है बच्चों? ये मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पे आप देखोगे टोटल 45 डिग्री का एंगल है, तो यहां पे ये θ1 हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ θ1 एंगल बनाएगा 22.5 डिग्री। यहां पे आप देख सकते हो ये 45 का हाफ क्या होगा, 40 आपको यहां पे मिलेगा 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, जिसको आप लिख सकते हो 22 डिग्री 30 मिनट। 22.5 डिग्री को आप लिख सकते हो 22 डिग्री 30 मिनट। और यहां जब ये ऑब्जेक्ट वापस जा रहा है तब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ θ2 एंगल बनाएगा, θ2 एंगल बनाएगा यहां पे, वो भी क्या होगा 22.5 डिग्री, जिसको आप लिख सकते हो 22 डिग्री। और 0.5 डिग्री का मीनिंग 60 मिनट की हाफ 30 मिनट। तो ये दोनों इक्वल है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या हुआ, ये बॉल आया और वापस गया, दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल था और 45 डिग्री का यहां पे हाफ हाफ 22.5 आपको मिला। समझ में आ रहा है बच्चों? अब क्या होगा देखो, अब जब ये बॉल यहां पे आ रहा है तब इसका जो मोमेंटम होगा, बॉल जब आ रहा है तब इसका जो मोमेंटम होगा वो है मान लो P1। क्या है मोमेंटम? P1। और बॉल जब वापस जा रहा है तब इसका मोमेंटम होगा मान लो P2। क्या है इसका मोमेंटम? P2। तो अब ये जो P1 है, ये P1, इसके दो एलिमेंट हम लेंगे। ये P1 के दो एलिमेंट, एक ये साइड, एक ये साइड। अब सोचो, यहां पे मैंने दो एलिमेंट लिए। अब दूसरी एक बात याद रखना बच्चों, यहां पे θ1 है तो यहां भी क्या बनेगा, ये जगह पे θ1। यहां पे आप देखो, ये एंगल देखो, यहां θ1 बनता है तो सेम एंगल यहां भी θ1 बनता है। तो ये जो साइड होगी वो P1 cos θ1 हम लिखेंगे, और ये ऊपर वाला ये एलिमेंट होगा उसको मैं लिखूंगा P1 sin θ1। तो बताओ बच्चों, ये P1 के मैंने कितने एलिमेंट लिए? दो। ये साइड P1 cos θ1, ये साइड P1 sin θ1। अब उसी तरह से ये जो P2 है, यहां पे जो P2 है आपने यहां पे देखा, ये P2 के भी हम दो एलिमेंट लेंगे। कौन कौन से दो एलिमेंट? देखो, ये P2 जो है वो ये साइड जा रहा है, यहां पे मोमेंटम P2, तो इसके भी दो एलिमेंट हो गए। एक होगा यहां पे और एक होगा यहां पे। तो देखो बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये P2 की डायरेक्शन, ये भी P2 की डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और P2 की डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या है? θ2। तो यहां पे एंगल क्या होगा? θ2। तो यहां एंगल θ2 है, तो ये एलिमेंट कौन सा होगा? ये एलिमेंट होगा P2 cos θ2, और ये एलिमेंट होगा P2 sin θ2। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे P1 और P2 के दो दो एलिमेंट मैंने ले लिए, P1 और P2 के। देखो, ये है P1, ये है P1, ये P1 के दो एलिमेंट, ये है P2, यहां पे P2 के दो एलिमेंट। मैंने P1 और P2 के दो दो एलिमेंट ले लिए हैं। ध्यान रखना बच्चों, मैंने P1 और P2 के दो दो एलिमेंट ले लिए हैं। अब यहां पे मुझे ढूंढना है बेट से लगने वाला इंपल्स। बेट ने जो बॉल पे जो इंपल्स लगाया, वो इंपल्स हमें ढूंढना है। तो आपको मालूम ही है, इंपल्स मीन्स डेल्टा पी। इंपल्स मीन्स क्या होता है आपको मालूम है? इंपल्स मीन्स डेल्टा पी, मोमेंटम में चेंज। तो हमें डेल्टा पी ही ढूंढना है, मोमेंटम में चेंज ढूंढना है। तो चलो अब हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे P1 और P2 में। तो यहाँ पे होगा P1 के तो दो एलिमेंट है, P1 cos θ1, P1 sin θ1। वैसे ही P2 के भी दो एलिमेंट है, P2 cos θ2, P2 sin θ2। तो यहाँ पे हमें अगर डेल्टा P ढूंढना है तो हम पहले यहाँ पे डेल्टा P मीन्स चेंज इन मोमेंटम, तो हम पहले कोस एलिमेंट का चेंज ढूंढेंगे, फिर साइन एलिमेंट का भी चेंज ढूंढेंगे। हम इस तरह से चेंज ढूंढेंगे। तो चलो यहाँ पे चेंज हमें ढूंढना है, तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे पहले तो हम एक्स डायरेक्शन में चेंज ढूंढ लेते हैं। चलो हम मोमेंटम में चेंज ढूंढेंगे एक्स डायरेक्शन में, डेल्टा P चेंज इन एक्स डायरेक्शन। चलो एक्स डायरेक्शन की बात मैं पहले कर रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों। तो यहाँ पे फाइनल एक्स डायरेक्शन में फाइनल क्या होगा, तो देखो ये जो है ना वो एक्स डायरेक्शन बोली जाती है और ये फाइनल है। तो ये डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में कौन आया, ये आया, कौन आया, ये P2 cos θ2। तो मैं यहां पे लिखूंगा P2 cos θ2, और यही डायरेक्शन एक्स एक्सिस में ही, ये इनिशियल चीज है, पूरी इनिशियल चीज है, लेकिन एक्स एक्सिस पे आया कौन सा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट P1 cos θ1। तो यहां पे मैं माइनस करूंगा P1 cos θ1 को, मैं यहां पे माइनस करूंगा। तो यहां पे सिर्फ एक्स एलिमेंट लेने हैं। तो फाइनल में एक्स एलिमेंट क्या है, P2 cos θ2, इनिशियल में एक्स एलिमेंट क्या है, P1 cos θ1। समझ में आ रहा है? तो मैंने उसका डिफरेंस लिया। अब बच्चों यहां पे अगर मैं वेक्टर साइन लिखता हूं, वेक्टर साइन, तो मुझे एक बात बताओ, P2 cos θ2, P2 cos θ2 ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, P2 cos θ2 जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो यहां पे मैं आई कैप लिख सकता हूं, इसकी डायरेक्शन आई कैप। और ये P1 cos θ1 कहां जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो यहां पे मैं माइनस आई कैप लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, माइनस आई कैप। तो यहां पे मैं आई कैप प्लस लिखूंगा, आई कैप प्लस, और यहां पे मैं लिखूंगा माइनस आई कैप, माइनस आई कैप लिखूंगा। यहां पे आप देख सकते हो P2 cos θ2 आई कैप प्लस माइनस, यहां P1 cos θ1 माइनस आई कैप। और आपको यह भी मालूम है θ1 और θ2 सेम है, आपको मालूम है θ1 θ2 अलग अलग नहीं है, क्या है, सेम। तो यहां पे मैं θ1 और θ2 दोनों ही सेम होने की वजह से अब मैं थीटा ही लिखूंगा। तो जहां θ1 दिखे वहां भी थीटा लिखना, जहां θ2 दिखे वहां भी थीटा ही लिखना। दूसरी एक बात बच्चों, यहां पे बॉल का मास क्या है, सेम 0.15 किलोग्राम। बॉल का मास क्या है, 0.15 किलोग्राम। तो बॉल का मास 0.15 किलोग्राम है, और आने और जाने की यहां पे जो स्पीड है वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, जिसको आप कन्वर्ट करोगे तो यहां पे आप लिखोगे, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे यहां पे 1000 डिवाइड बाय 3600 से। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे ये हो जाएगा 54 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600। तो आपको यहां पे आंसर मिलेगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल की आने और जाने की स्पीड तो 15 मीटर पर सेकेंड है, दोनों ही स्पीड सेम है। तो यहां पे मैं V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V। आने की स्पीड और जाने की स्पीड दोनों ही सेम है, जिसको मैं V बोलूंगा। आने का एंगल और जाने का एंगल भी सेम है, जिसको मैं थीटा बोलूंगा। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे ये जो P2 है, P2 के अंदर क्या होता है, मोमेंटम के अंदर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी 2। यहां पे क्या होगा बच्चों, देखो जो P2 होगा उसके अंदर क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी 2।
तो यहाँ पे v2 की जगह पे तो हम क्या लिख देंगे, v लिख देंगे, mv। और p1 जो है, p1 वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी 1, तो वेलोसिटी v1 की जगह पे भी क्या लिखेंगे, v। तो देखो बच्चों, यहाँ पे p2 की जगह पे भी mv लिखना है, p1 की जगह पे भी mv लिखना है। तो आप देख सकते हो p1 और p2 वो भी दोनों यहाँ पे सेम हुए, तो मैं p1 इक्वल्स टू p2 इक्वल्स टू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ p। तो देखो θ1 इक्वल्स टू θ2 इक्वल्स टू θ लिख सकता हूँ। उसी तरह से v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू मैं v लिख सकता हूँ। तो उसी तरह से यहाँ पे p1 इक्वल्स टू p2 इक्वल्स टू p लिख सकता हूँ। आप देख सकते हो ये सब कुछ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ p2 की जगह पे मैं p लिखूंगा, cos θ2 की जगह पे θ लिखूंगा, cos θ2 की जगह पे θ लिखूंगा, फिर लिखूंगा मैं यहाँ पे i कैप, फिर ये माइनस और ये अंदर वाला ब्रैकेट वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। p1 की जगह पे मैं p लिखूंगा और θ1 की जगह पे मैं θ लिखूंगा और ये हो गया i कैप। तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे डेल्टा px क्या मिला आपको, डेल्टा px आपको मिला p cos θ i कैप प्लस p cos θ i कैप मीन्स 2 टाइम्स p cos θ i कैप। ये बहुत ही काम का इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। देखो बच्चों, ये आपको x डायरेक्शन में चेंज मिला, x डायरेक्शन में चेंज आपको मिला, x डायरेक्शन में चेंज, मोमेंटम में x डायरेक्शन में चेंज आपको मिला है 2p cos θ i कैप। अब y डायरेक्शन की बात होगी तो y डायरेक्शन में कौन कौन सी लाइन दिख रही है आपको, ये है p2 sin θ2 और यहाँ पे p1 sin θ1। y डायरेक्शन की लाइन देख लो। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा p y डायरेक्शन। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम ये होगा y डायरेक्शन में, जिसको मैं लिखूंगा p2 sin θ2 और ये ऊपर जो जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन, ये y एक्सिस की डायरेक्शन जिसको हम लिखते हैं j कैप, फिर माइनस लिखूंगा और फिर ये लाइन लिखूंगा, ये होगी p1 sin θ1 और यहाँ पे ये ऊपर की डायरेक्शन है जिसको मैं लिखूंगा j कैप। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये ऊपर की डायरेक्शन है इसलिए मैंने j कैप लिखा, यहाँ भी ये ऊपर की डायरेक्शन है इसलिए मैंने j कैप लिखा। तो ये है p1 sin θ1 j कैप, ये है p2 sin θ2 j कैप। अब p2 की जगह पे p लिखेंगे हम, आपको मालूम है यहाँ p2 की जगह पे क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। तो मैंने यहाँ p2 की जगह पे p लिखा, sin θ2 की जगह पे हम θ लिखेंगे, j कैप लिखेंगे, माइनस p1 की जगह पे हम p लिखेंगे, sin θ1 की जगह पे θ लिखेंगे और j कैप लिखेंगे। तो ये तो p sin θ j कैप माइनस p sin θ j कैप, ये तो कट हो गया। तो आपको यहाँ पे डेल्टा py y डायरेक्शन में चेंज जो है वो तो क्या मिलेगा बच्चों, वो तो 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है? y डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज, y डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज 0 मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इम्पल्स, आपको इम्पल्स ढूंढना है। इम्पल्स अगर ढूंढना है तो यहाँ पे x डायरेक्शन में चेंज मिला, y डायरेक्शन में तो चेंज नहीं मिला। तो हमें यहाँ पे अगर इम्पल्स ढूंढना है तो इम्पल्स जब ढूंढना है तब हम यहाँ पे सिर्फ क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे सिर्फ ये डेल्टा p जो है वहाँ पे हम लेंगे सिर्फ ये x डायरेक्शन का चेंज, डेल्टा px हम सिर्फ लेंगे x डायरेक्शन का चेंज, क्योंकि आपको मालूम है ये y डायरेक्शन का तो 0 हो चुका है। तो यहाँ पे लिख के भी कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे प्लस डेल्टा py लिखूंगा, प्लस डेल्टा py, तो वो तो ऑलरेडी 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ मुझे लिखना है यहाँ डेल्टा px वेक्टर, यहाँ पे
समझ में आ रहा है बच्चों? यहां पे जो लिखना है वो है डेल्टा पी एक्स वेक्टर। तो यहां पे डेल्टा पी एक्स वेक्टर क्या होगा, यहां से आप देख सकते हो 2p कोस थीटा आई कैप। तो यहां पे 2 p की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अभी ऊपर देखिए आपने, यहां पे p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू होगी mv। तो यहां पे p की वैल्यू होगी mv। तो यहां पे 2 का 2, p की वैल्यू mv कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू थी 22 पॉइंट, आपको मालूम है 22 पॉइंट या तो 20 डिग्री 30 मिनट, ये थीटा की वैल्यू आई कैप, पीछे लिखा है मैंने आई कैप। अब आप बोलोगे कि सर यहां पे 2 का 2 लिख दिया, मास कितना है यहां पे, मास है ऑब्जेक्ट का मास है यहां पे 0.15 किलोग्राम। तो ऑब्जेक्ट का मास m 0.15 किलोग्राम, इसकी वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो है 15 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। और कोस 22 डिग्री 30 मिनट वो कहां से मिलेगा, कोस 22 डिग्री 32 मिनट अगर आपको चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा नेचुरल कोस के टेबल में, नेचुरल कोस के टेबल में आपको जाना पड़ेगा। नेचुरल कोस के टेबल में जाओगे तो वहां पे 22 डिग्री की कॉलम 22 डिग्री की रो और 30 मिनट की कॉलम को आप मैच करोगे, जहां पे 22 डिग्री की कॉलम और 30 मिनट की रो जहां पे मैच करोगे नेचुरल कोस के टेबल में, तब आपको वहां पे आंसर मिलेगा 0.9239, ये आंसर वहां पे मिलेगा। अब आप ये तीनों चारों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहां पे, और हाँ पीछे आई कैप का तो आई कैप लिखेंगे हम, यहां पे ये इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको यहां पे मिलेगा 4.2, यहां पे मिलेगा 4.2 आई कैप, और ये है इम्पल्स, इसलिए 4.2 आई कैप, और उसका यूनिट जो होगा वो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या होगा इसका यूनिट, होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आंसर मिलेगा 4.2 आई कैप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। बेट ने बॉल पर कितना इंपल्स दिया था, बेट ने बॉल पर इंपल्स दिया था 4.2 आई कैप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों, इतना इंपल्स मिला। देखो बच्चों, ये जितने भी सम्स है आप एक बार यहां पे जैसे ही मैं सोल्व करवा रहा हूं वैसे ही आप देख के पहले पूरा याद कर लो सम को, फिर आप अपने आप नोटबुक में इस तरह से लिखोगे, कॉपी किए बिना ही अपने आप ट्राई करोगे ऑन द स्पॉट, तभी ये सम आपसे हो पाएंगे। सिर्फ लेक्चर देख के आप आगे बढ़ जाओगे तो सम आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, आपको अपने आप ट्राई तो करनी ही पड़ेगी।